हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग भारतीय इतिहास का एक भाग है प्राचीन भारत का इतिहास, उसी से संबंधित हम लोग इंपोर्टेड फैक्ट्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। ये हम लोग सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले इतिहास को 3 भाग में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो क्रिस्टोफ सेलियर्स को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? क्रिस्टोफ सेलियर्स को दिया जाता है। नेक्स्ट है, इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो हेरोडोटस को जाना जाता है इतिहास के पिता के रूप में। नेक्स्ट है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हेरोडोटस ने लिखे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? तो धर्म ग्रंथों को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेद व्यास को वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट है, वेद व्यास द्वारा रचित 4 वेदों को क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संकलित ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 10,462 ऋचाएं ऋग्वेद में संकलित हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो विश्वामित्र के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। इसे याद कैसे करें तीसरे मंडल को? तो देखिए, तीसरे में ती है और गायत्री में भी त्रि है, तो तीसरा से तीसरा ऐसे करके आपको लिंक करके याद कर लेना है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता को उल्लेखित है? तो 9वें मंडल में। इसे याद कैसे रखना है? तो न से नास सा नौ है ना, सोम है ना, तो न से नास याद रखना है। 9 से 9 और सा से सोम देवता को समर्पित है। ओके। 18 में है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में कितने वर्णों का उल्लेख किया गया है? तो 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन शब्द का संबंध किससे है? तो गायों से है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। अगला है, ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख है? तो 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किसे सर्वमान और सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है? इंद्र देवता को सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है। नेक्स्ट है, इंद्र देवता की स्तुति में ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 250 ऋचाएं हैं, यानी 250 बार इनका नाम ऋग्वेद में आया है या उल्लेखित है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस युद्ध का वर्णन किया गया है? 10 राज युद्ध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो 200 ऋचाओं की रचना की गई है अग्नि देवता के लिए। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं को क्या कहा गया है जो आजीवन अविवाहित रहती थी? तो आमुज्य कहा गया है। जो आजीवन अविवाहित रहती थी ऋग्वेद में, उस कन्याओं को आमुज्य कहा गया है। अगला है, अस्तोमा सद्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। अगला है, ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? मैक्स मूलर ने किया। नेक्स्ट है, वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद शामिल है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा वेद है? तो आयुर्वेद है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद की रचना किसने की थी? धन्वंतरि ने। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। नेक्स्ट है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो सामवेद में मिलता है। नेक्स्ट है,
सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो उद्गाता, उद्दात्र कहते हैं, उद्दात्र कहते हैं। नेक्स्ट है सामवेद में कितने सूक्त हैं? तो 1810 सूक्त हैं सामवेद में। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद है। नेक्स्ट है कौन सा वेद गध और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद है, यजुर्वेद है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है सर्वप्रथम नक्षत्रों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है यजुर्वेद के पठन यानी पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो अथर्वयु कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यजुर्वेद में मुख्यतः किस विषय का प्रतिपादन किया गया है? तो कर्मकांड का प्रतिपादन किया गया है। अगला है यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो तैत्तिरीय और शतपथ हैं, तैत्तिरीय और क्या हैं? शतपथ हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अंधविश्वासों, जादू टोनों, रोग निवारण और विवाह आदि का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्व का मतलब ही होता है पवित्र जादू। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अथर्ववेद की रचना किसने की थी? तो ऋषि अथर्वा ने किया था, ऋषि अथर्वा ने किए थे। नेक्स्ट है अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद कौन सा है? तो गोपत ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण है। नेक्स्ट है अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र और पद हैं? तो 731 मंत्र और 6000 पद हैं, 731 मंत्र और 6000 पद हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ऋग्वेद में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो खिल कहा जाता है। अगला है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो मनु स्मृति को मानी जाती है, जो सबसे प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट है उपवेदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है जो उपनिषद हैं। नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें दिया गया है? तो पुराणों में दिया गया है। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट है विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है? तो मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा है आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। नेक्स्ट है वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख दिया गया है? तो गुप्त वंश को वायु पुराण में दिया गया है। अब इसे याद कैसे करें? तो देखिए गुप्त क्या होती है? गुप्त मतलब वायु को कभी हम देख नहीं सकते हैं, गुप्त रहता है ना, यानी कि नहीं पता चलता है, आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो बस वायु में कौन सा? गुप्त वंश है। नेक्स्ट है वेदों का अर्थ समझने और सही उच्चारण के लिए किसकी रचना की गई? तो वेदांग की रचना की गई। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष है, यानी वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। अगला है वैदिक कालखंड को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट है ऋग वैदिक काल का प्रमाणिक कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला हमारा है उत्तर वैदिक काल का प्रमाणिक कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो उत्तर वैदिक का कार्यकाल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, उत्तर वैदिक काल में किन 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना की गई है? तो रामायण और महाभारत की। नेक्स्ट है रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई है। अगला है महाभारत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई है। कोई वस्तु कितनी पुरानी है इसका पता किस विधि से लगाया जाता है? तो कार्बन 14 विधि से पता लगाया जाता है, कार्बन 14 डेटिंग विधि से पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के विकास की क्रमबद्ध व्याख्या का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को दिया जाता है, चार्ल्स डार्विन को दिया जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। नेक्स्ट है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस ज्ञानी मानव के रूप में जाना जाता है, यानी होमो सेपियंस मनुष्य के वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था?
तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार का निर्माण किया था, तो कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था सबसे पहले। नेक्स्ट है मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन था, तो कुत्ता था सबसे पहला जानवर। नेक्स्ट है मनुष्य ने आग का आविष्कार किस काल में किया था, तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किए थे 1863 ईस्वी में। पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया था, तो नव पाषाण काल में। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख ज्ञात सभ्यता कौन सी है, तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे कहते हैं, ये भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इस काल को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो अर्ध ऐतिहासिक फोटो हिस्टोरिकल एज से संबंधित है, प्रीटो हिस्टोरिकल एज से संबंधित है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है, जिसे मृतकों का टिल्हा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टिल्हा होता है। मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन था, तो रखालदास बनर्जी थे। कौन थे, रखालदास बनर्जी थे। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है, मोहनजोदड़ो से हुई है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो नामक स्थान किस देश में स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया था, तो हड़प्पा खोजा गया था। कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पूरा तात्विक उत्खनन से हमें सिंधु घाटी की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन से पद्धति अपनाई थी, तो ग्रिड पद्धति के माध्यम से घरों और नगरों का निर्माण किए थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी पूर्ण रूप से त्रिकोण अवस्था में, त्रिभुजा अवस्था में फैला हुआ। नेक्स्ट हमारा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कालीबंगन का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ या काली चूड़ियाँ। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा राजस्थान से मिला है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है, तो कालीबंगा से ही मिलता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थों का उपयोग किया गया था, तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के समय घरों का निर्माण किससे किया जाता था, तो ईंटों से किया जाता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। यदि आप लोग को ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम इसी तरह से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराते रहें और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।